मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बुधवार को नवनियुक्त महिला न्यायाधीशों का स्वागत व अभिनंदन किया। लाइब्रेरी हॉल में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान के साथ नवनियुक्त न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद व न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल को बार अध्यक्ष राकेश पांडे व महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्रम व कुबेर का पौधा भेंट किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल ने कहा कि बार एवं बेंच के बीच सामंजस्य बढ़ाने में ये सार्थक व सराहनीय पहल है। भविष्य में भी इस तरह प्रकार के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने कहा कि उन्हें जो कुछ मिल रहा है वह उनके पिता के आशीर्वाद व शुभकामनाओं के कारण है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कहा कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने आभार ज्ञापित किया। समारोह में पूर्व महासचिव जेबी सिंह, स्वाति अग्रवाल, रीमा गुप्ता, अंजना चतुर्वेदी, उष्मा मिश्रा, नीलम शुक्ला, पूजा अग्रवाल, दिव्या ओझा, कविता तोमर, खुशी जायसवाल, कंचन सिंह, संजू यादव, पूजा तलवार, कमलेश कुमार द्विवेदी, अमित कुमार सिंह, विवेक मिश्र, राजकुमार त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद मिश्र, दिनेश वरुण, बैरिस्टर सिंह, शशि कुमार द्विवेदी, रामेश्वर दत्त पांडेय, बिंदु कुमारी, अंजनी कुमार मिश्र, अंजलि सिंह तोमर, कनक कुमार त्रिपाठी, देवांशु तिवारी, बलदेव शुक्ल त्रिपाठी, गया प्रसाद मिश्र, गिरीश चंद्र शुक्ल, अनिरुद्ध सिंह, अवनीश चंद्र त्रिपाठी, कृष्ण मोहन पांड्य, आदित्यधर द्विवेदी एवं अमित सिंह सेंगर आदि उपस्थित रहे। और अब मैं अपनी बातें शुरू करता हूँ। लगता नहीं है, अब हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं और इसलिए मैं ये कहूँगा कि मंच पे आसीन हमारी छोटी बहनें, आप यहाँ आई, ये इस बार एसोसिएशन के लिए एक बड़ा गौरवमयी क्षण है और मेरे लिए विशेषकर ये स्नेहिल क्षण है, गरिमामयी क्षण है, गौरवपूर्ण क्षण है। और उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि आप बार से कनेक्टेड हैं, परिवार से कनेक्टेड हैं, लेकिन विशिष्ट मैं अपने लिए व्यक्तिगत तौर से मंजू जी के पिताजी मेरे फिजिक्स के टीचर हुआ करते थे सेंट जोसेफ में, और शायद हम लोग सेंट जोसेफ में जाते थे तो स्कूटर पे ही अपने पिताजी के साथ आती थी। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी होंगी, तब से मैं इनको जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। गरिमा जी हम लोग के यहाँ जज थे, एस एन अग्रवाल साहब, मेरे पिताजी के बड़े अच्छे मित्र थे और इतने अच्छे इंसान शायद बहुत कम होंगे इलाहाबाद में। रिटायरमेंट के बाद आज भी एक बहुत बढ़िया कवि भी हैं, बहुत अच्छे पेंटर भी हैं। पूजा जी को आप लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग के साथ वकालत कर रही हैं, पूजा तलवार जी भी और पूजा अग्रवाल जी भी। और उन्होंने जब हम लोग चुनाव हम लोग का हुआ तो शायद पहले व्यक्ति थे जिनका फोन आया कि राकेश जी शाम को आइए हमारे यहाँ चाय पीजिए। उस समय मैंने पूजा से कहा था कि मौका आने वाला है, खाना भी खिलाना पड़ेगा। पूजा ने अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया। गरिमा जी, वाणी जी से पूर्व तो हम लोग का परिचय नहीं है, लेकिन जो इनके कोर्ट के बारे में हमने सुना, जिस तरीके से इन्होंने अपनी कोर्ट को इतने कम समय में जिस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जिस तरीके से इनका जो आचरण रहा है, जो कोर्ट में इनका बिहेवियर रहा है, जिस तरीके से अपनी इसका ये निस्तारण कर रही है, मैं ये मानता हूँ कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। और आज इनसे मेरा एक विशेष रिश्ता ये निकला कि ये बताया इन्होंने कि ये बनारस के रहने वाली हैं। संगम नगरी प्रयागराज में स्वामी विवेकानंद सामाजिक विकास संस्थान की ओर से शहीद बाबा दीप सिंह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उनके बलिदान को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया गया और उनके बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर संस्था के संस्थापक व अध्यक्ष आचार्य कुशमानी रोहित जायसवाल, राम भजन त्रिपाठी, वही अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष मोहम्मद शरीफ व बिलाल अहमद मोहम्मद इम्तियाज सन कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज हम यहाँ स्वामी विवेकानंद सामाजिक विकास संस्थान के तत्वावधान में बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिवस मना रहे हैं। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी के सानिध्य में रहे, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उन्होंने अमृत चखा। अमृत चखने के बाद वह जो उस समय अत्याचारी शासक थे, जो से मुगल शासक थे और दबाव से उनके खिलाफ खड़े हो गए और वीर बंदा बैरागी के साथ उन्होंने कई युद्ध लड़े। और एक बार जब अहमद शाह अब्दाली तमाम हिंदुओं को
इनकी संख्या हजारों में थी, हिंदू और मुसलमानों को जबरदस्ती ले जा रहा था अफगानिस्तान गुलाम बनाने के लिए। उस समय बाबा दीप सिंह जी ने अहमद शाह अब्दाली को हरा करके उन सबको छुड़ाया, हिंदू मुस्लिमों को, और उनको मुक्त कराया। उसी के उस पर फिर उससे चढ़ करके अहमद शाह अब्दाली ने हरमंदिर साहब गुरुद्वारा को ध्वस्त करवा दिया था। तब जीर्णोद्धार किया बाबा दीप सिंह जी ने, और बाबा दीप सिंह जी जब तक रहे मानवीय मूल्यों को लिए लड़ते रहे, मानवीय मूल्यों के लिए संघर्ष करते रहे। आज 13 नवंबर के दिन ही उनका बलिदान हुआ था। उनके बलिदान की विशेषता है, युद्ध करते रहे और युद्ध करते समय किसी ने याद दिला, उनका सिर कट गया, एक हाथ में सिर और दूसरे हाथ में अपनी तलवार लेकर लड़ते हुए उन्होंने हरमंदिर साहब की परिक्रमा की थी। तो आज उन्हीं बाबा दीप सिंह को याद करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है। मेरा नाम है आचार्य कुशमुनि स्वरूप, मैं स्वामी विवेकानंद सामाजिक विकास संस्थान का अध्यक्ष। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रयागराज में बड़ी धूमधाम के साथ लौह पुरुष यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहर उत्तरी विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन बाजपेयी के नेतृत्व में प्रयागराज के लक्ष्मी टॉकीज चौराहे से होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल अनुसंधान केंद्र तक गई। इस यात्रा के अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व विधायक डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौड़ व महापौर गणेश केसरवानी सहित कई गणमान्य व्यक्ति तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस यात्रा के विषय में बोलते हुए महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल न केवल एक व्यक्ति है बल्कि वह पूरी शख्सियत मानी जा सकती है। उन्होंने केवल उसे समय कई हिस्सों में बांटे भारत को एक करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने ये भी निश्चित किया कि भारत में कभी भी किसी प्रकार का कोई विभाजन न हो सके। भले ही में अंतरिम सरकार में रहे हो, लेकिन उन्होंने हमेशा देश को एकजुट करने में काफी योगदान दिया। वहीं विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने कहा, दिल्ली में हुए आतंकवादी घटना ने देश को हिला रखा है, लेकिन इस आतंकवादी घटना का कोई प्रभाव देश की अखंडता पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के हाथ में है। इसलिए देश का कोई भी कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। जीवन में एक नई क्रांति लाने का काम करेगी। आप कल्पना करिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक आग्रह हुआ था, लेकिन सरदार की एकता और अखंडता के लिए उसका और 565 रियासतों को एक करके काम किया था। आज देखिए, आज जो ये 150वीं जुबली यात्रा है, सरदार पटेल जी की जयंती है, और इसमें देश हमारा एक है, सोवियत यूनियन की तरह 15 टुकड़े में नहीं टूटा। जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि गीत में भारत आर्य के जमाने में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, उस तरह नहीं हुआ। त्रावणकोर से लेके जोधपुर तक और हैदराबाद और पूना से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरे देश को ठीक करने का काम सरदार पटेल ने किया था। उसी की वजह से हमारा देश आज एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभर के आ रहा है। उसी के यादगार में उनकी 150वीं जयंती पर हम लोग आज 8 किलोमीटर की यात्रा कचहरी प्रयागराज से कटरा, कर्नलगंज और अल्लाहपुर होते हुए अलोपीबाग के सरदार पटेल संस्थान पर समाप्त करेंगे। इसका मकसद है लोगों को याद दिलाना कि हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है, तब ये देश एक हुआ है। न चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में देश एक हुआ था और फिर टूट गया, अकबर के जमाने में देश एक हुआ था फिर टूट गया, लेकिन सरदार पटेल ने जो देश को एकता दी और जो संविधान दिया, उसकी वजह से हमारे सभी पूर्वजों ने, अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी ने जो संविधान दिया, उसकी वजह से आज हमारा देश सुपर पावर है और कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। काउंसिल के 25 सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार 14 नवंबर से शुरू होगी और 19 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद 20 और 21 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 नवंबर तय की गई है, जबकि प्रत्याशियों की अंतिम सूची 28 नवंबर को जारी होगी। चुनाव अधिकारी व यूपी बार काउंसिल के सचिव राम किशोर शुक्ल ने बताया कि इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहेगा। बार काउंसिल के इतिहास में पहली बार चुनाव से पहले मतदाता अधिवक्ताओं की डिग्रियों और शैक्षिकी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया गया है। सबसे पहले निवर्तमान सदस्यों के दस्तावेजों की जांच की गई, जिनके सभी प्रमाण पत्र सही पाए गए।
कई शिकायतों की जांच के बाद भी सभी अभिलेख सही साबित हुए हैं। ये कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करेगा। इस बार प्रदेश भर से 2,49,808 अधिवक्ता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये संख्या अब तक की सबसे बड़ी मतदाता सूची मानी जा रही है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण 16 और 17 जनवरी को, दूसरा 20 और 21 जनवरी को, तीसरा 27 और 28 जनवरी को तथा चौथा चरण 30 और 31 जनवरी को होगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव 2025-26 का नोटिफिकेशन हम लोगों ने 10/11/25 को करवा दिया है। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 14 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर के बीच नामांकन होंगे, सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच। इसके बाद 20 और 21 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। फिर 5 दिन क्लियर डेज हमको देना होता है नामांकन वापसी के लिए, तो इसलिए हमने 27/11/25 को नामांकन वापसी की तिथियां हैं। एवं 28 को फिर हम लोग फाइनल क्रम संख्या सभी मेंबर्स को दे देंगे। अल्फ़ाबेटिकल नाम छाप उसमें बैलेट पेपर में रखे जाएंगे। तो 28 तारीख को उनका क्रमांक दे दिया जाएगा। उसी क्रमांक के आधार पर वोटिंग होगी। वोटिंग हमारे यहाँ 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच होगी। चूँकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेशित किया है कि 31 जनवरी तक हर हालत में बार काउंसिल का चुनाव करा लिया जाए। तो पहले चरण में 4 चरणों में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्यों का चुनाव हो रहा है। पहले चरण में 16-17 जनवरी को अल्फ़ाबेटिकल अक्षर क्रमानुसार जिलों का भी चयन किया गया है। तो 16-17 जनवरी को पहले चरण का होगा। दूसरे चरण में 20-21 को है। तीसरे चरण में 27-28 को है और चौथे चरण में 30 और 31 जनवरी को चुनाव है। इस बार हमारे यहाँ कुल मतदाता 2,49,808 हैं। पहली बार बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के इतिहास में सभी मतदाताओं का, सभी अधिवक्ताओं लोगों का सत्य के प्रमाण पत्रों की, डिग्री की प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन कराया गया है। और यह कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन पे हुआ है। एक हाई पावर कमेटी हम लोगों की थी, वो जो इसको लगातार सुपरविजन कर रही थी। ऐसी स्थिति में लगभग 70% मतदाताओं का तो सत्यापन हो गया और 30% मतदाताओं का सत्यापन, चूँकि समय की अल्पता है, बार काउंसिल ऑफ ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया कि 31 जनवरी तक चुनाव हर हालत में कराना है, ऐसी स्थिति में 30% जिन मतदाताओं का अधिवक्ताओं का सत्यापन नहीं हो सका, उनको भी वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। क्योंकि मताधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। कोई अधिवक्ता अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रह जाए, इसलिए उनको भी शामिल किया गया है। और क्या इस 30% में जी बार काउंसिल के सदस्य भी शामिल हैं कि इस 30% में नहीं, बल्कि हाँ, मतलब 70% में जो जिनका सत्यापन हो चुका है उसमें बार काउंसिल के सभी सदस्य शामिल हैं। मतलब जो इस समय 25 सदस्य हैं, हाँ, उनके सबके सारे प्रपत्र, सर्टिफिकेट और डिग्रियां जांच हो गई है, सही पाई गई? उनका सत्यापन हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम कराया है। क्योंकि कुछ इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि किसी मेंबर का गड़बड़ है, तो सर्वप्रथम ये निर्णय लिया गया हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदन द्वारा कि सबसे पहले मेंबरों का सत्यापन करा लिया जाए। मेंबरों की डिग्रियों का सत्यापन हो जाए, तो उनका सत्यापन कराया गया। विशेष संदेश वाहक भेज करके सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय या बोर्ड को पत्र प्रेषित किए गए और उनका सत्यापन हो गया। साथ में सामान्य अधिवक्ताओं का भी सत्यापन हो रहा था। तो इस समय हमारे सभी
माननीय सदस्यों की डिग्री वेरीफाइड है, उसमें किसी भी प्रकार का लेस मात्र संशय नहीं है। जी। एक्शन टेसा, जो भारत में MDF, HDHMR बायो बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग जैसे इंजीनियर्ड पैनल उत्पादों का सबसे बड़ा निर्माता और लकड़ी पैनल उद्योग में अग्रणी है, ने देशव्यापी उत्सवों की एक श्रृंखला के साथ गर्व से मेगा कारपेंटर्स मीटिंग का आयोजन प्रयागराज के प्रसिद्ध होटल में किया। मीटिंग में अमिताभ घोषाल सीनियर रीजनल मैनेजर, मनोज उपाध्याय DGM, ईस्ट यूपी मार्केटिंग टीम एवं डिस्ट्रीब्यूटर अरविंद अग्रवाल, प्रो वैभव इंटरप्राइजेज रिटेल आउटलेट जैन प्लाई मार्ट ने सभी कारपेंटर्स भाइयों का स्वागत किया। अमिताभ घोषाल ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि यह आयोजन उन कारपेंटर्स के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए समर्पित है, जिनकी कारीगरी देश भर के अनगिनत घरों और व्यवसायों में सुंदरता और कार्यक्षमता लाती है। इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से एक्शन टेसा ने कारपेंटर्स की कारीगरी को मान्यता देने के साथ साथ उन्हें उभरती तकनीकों और नवाचारी डिजाइन तकनीकों के बारे में जानने का एक मंच प्रदान किया। ये पहल एक्शन टेसा के ब्रांड दर्शन कोई नहीं ऐसा के अनुरूप है, जो अतुलनीय गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर जोर देता है। पिछले एक दशक से कंपनी इन मीटिंग के माध्यम से कारपेंटर्स को मूल्यवान जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, जिससे ब्रांड और लकड़ी के कामकाज उद्योग के साथ उनका संबंध और भी मजबूत हो रहा है। एक्शन टेसा के प्रबंध निदेशक अजय अग्रवाल ने इस अवसर पर वीडियो मैसेज के द्वारा संबोधित किया कि कारपेंटर्स इंजीनियर्ड लकड़ी उद्योग की रीढ़ हैं और उनकी कुशलता और रचनात्मकता के प्रति आभार प्रकट किया। टेसा सलाम का अर्थ सम्मान की अभिव्यक्ति है। टेसा सलाम पहल का उद्देश्य कारपेंटर्स की स्थिति को ऊंचा उठाना और उनके कठिन परिश्रम और कारीगरी को पहचान दिलाना है, जिससे उद्योग में उनकी भूमिका और अधिक स्पष्ट और मूल्यवान हो सके। पैनल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है। पैनल इंडस्ट्री में सारे ऐसे वुड पैनल्स प्रोडक्ट्स आते हैं जो इंजीनियर्ड पैनल्स हैं और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। आज कंपनी अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्लांट से बहुउद्देशीय और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना रही हैं। आज कंपनी का टर्नओवर इतना टर्नओवर है कि वो बाकी अपने जितने कंपटीटर्स हैं पैनल इंडस्ट्री के, उनके टर्नओवर से मिला के भी उससे ज़्यादा है। हमने ये आयोजन अपने कंपनी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के लिए यहाँ पे किया है। हमारी ये आयोजन इस शहर के और आसपास के क्षेत्रों के कारपेंटर्स भाइयों के लिए हैं। हमने इस आयोजन में अच्छे से अच्छे कारपेंटरी उद्योग से जुड़े लोगों को यहाँ पे बुलाया है, जिसमें कारपेंटर्स हैं, ठेकेदार हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और कारपेंटर इंडस्ट्री से जुड़े जो प्रोडक्ट्स आते हैं पैनल इंडस्ट्री के, उसके डीलर्स हैं, प्लाईवुड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सब यहाँ पे कई लोग यहाँ पे हमारी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से अपने जो यहाँ पर आए हुए लोग हैं सबको टेसा सलाम कहता हूँ। ये हमारी कंपनी एक्शन टेसा का अभिवादन और धन्यवाद का एक तरीका है, टेसा सलाम करके। आज ये जो हम लोगों ने मीटिंग यहाँ पे अरेंज करी है, उसके एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने कारपेंटर भाइयों को धन्यवाद दे सकें तथा उनको अपने साथ जो भी हम लोग अपग्रेडेशन कर रहे हैं उनको भी बता सके। मैं आपके माध्यम से एक हमारी कंपनी का जो मेन स्लोगन है एक्शन टेसा कोई नहीं ऐसा, उसके अंतर्गत एक दो बातें बताऊंगा, बाकी बातें मेरे सहयोगी बताएंगे आपको। जो सबसे बड़ा एक्शन टेसा कोई नहीं ऐसा हम लोग बोलते हैं, एक हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है MSME सितारगंज के साथ मिलकर। सितारगंज काठ गोदाम के पास पड़ता है, वहाँ पर हमारी फैक्ट्री भी है। तो उसके संग हम लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम, ताकि सोसाइटी को, समाज को, कारखानों को एक स्किल्ड कारपेंटर मिल सके, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। इस समय दूसरा बैच हमारा तैयार हो रहा है। इसमें 30 लोगों का एक बैच बनाते हैं। कोई लड़का जो 10वीं है, 12वीं पास है, BA पास है और वो कारपेंट्री में स्किल्ड सर्टिफिकेट चाहता है, तो उसको हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस कोर्स को कराने में उसके 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। सारा खर्चा उसका रहने का, खाने का, पीने का, फीस का, किताबों का, कॉपियों का सारा खर्चा हमारी कंपनी ही वहन करती है। भारतीय रेलवे के ट्रेन प्रबंधकों की परेशानियों को लेकर आज प्रयागराज स्टेशन पर ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल गंभीरतापूर्वक ये कहना चाहती है कि ट्रेन प्रबंधकों की कई लंबित शिकायतें, जिनमें से कुछ लगभग 2 दशकों से अनसुलझी है, गंभीर चिंता का विषय बन गई है और निरंतर कठिनाई का कारण बन रही है।
अनेक अभ्यावेदनों और बार बार की गई अपीलों के बावजूद इन मुद्दों पर अभी तक उचित ध्यान नहीं दिया गया है। लंबे समय से चली आ रही निष्क्रियता ने न केवल ट्रेन प्रबंधकों के मनोबल को प्रभावित किया है, बल्कि उन्हें काफी व्यावसायिक और व्यक्तिगत कष्ट भी पहुंचाया है, जिससे काउंसिल को अपनी लंबित चिंताओं के शीघ्र और न्यायोचित समाधान के लिए एक बार फिर प्रशासन से दयालु और तत्काल हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।